नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में भारत और नेपाल के बीच बन रहे ड्राई पोर्ट और शारदा कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और भविष्य की कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली है। सीएम धामी ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राई पोर्ट के लिए पहले चरण में 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। ड्राई पोर्ट बनने के बाद भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। प्रतिदिन 2000 लोगों के आवागमन का आंकड़ा बढ़कर 10,000 तक पहुंच जाएगा। धामी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। गांव तक पैदल मार्गों का पुनर्विकास करके फिर से उनका विस्तार करके तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ ठूरीगाड़ में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लालकोठी से धनुषपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सिटी जनरेट योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर नक्शा लगा है, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है सिटी के अंदर वहां के पानी को किस प्रकार से निकाला जाएगा, जिससे कि लोगों को वर्षा काल में बाढ़ का अत्यधिक जल भराव का सामना न करना पड़े। सिटी ड्रेनेज योजना के तहत जल निकासी सुधार कर बाढ़ जैसी समस्याओं को कम किया जा रहा है। सरकार द्वारा मां पूर्णागिरि धाम को धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रोपवे निर्माण के दिशा में भी काम किया जा रहा है। वहीं जो जल्दी से जल्दी ये काम भी हमारा पूर्ण हो, उसके लिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए जो जाम की समस्या है उनको हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर आप सबको पता होगा, शुरुआती दिनों में टनकपुर में जो आईएसबीटी का निर्माण हमने प्रारंभ किया था, वो आईएसबीटी का निर्माण 56 करोड़ रुपए से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। और जब ये कार्य आगे बढ़ने लगा, मैंने इसका शिलान्यास किया और शिलान्यास के साथ ही मैंने कहा कि मां शारदा, मां पूर्णागिरि का ये हमारा एक ऐसा स्थान है जहाँ वास्तव में मां शारदा की भी कृपा है, मां पूर्णागिरि की कृपा है। इस जनपद में अनेक देव स्थान है। मां बाराई का नाम लूं, गुरजू बाबा का नाम लूं, बाबा बया विवाह का नाम लूं, इतने स्थान हैं कि पूरा देव स्थानों से आच्छादित है। तो कोई भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तिगण देश भर से 30 लाख से अधिक संख्या में आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो वो आएंगे तो उनके लिए ये जो आईएसबीटी बन रहा है, यहाँ पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके परिवार रुक सके, उनके बच्चों को कुछ खेलने का स्थान मिल सके, कुछ मनोरंजन का स्थान मिल सके। तो मैंने कहा कि इसकी डीपीआर को रिवाइज किया जाए और उस 56 करोड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि और उसको चरणबद्ध तरीके से लगभग 200 करोड़ के लगभग का ये आईएसबीटी यहाँ पर अब बनने जा रहा है, जो अपने आप में उत्तराखंड का एक ऐसा आईएसबीटी होगा जो सच में ऐसी परिकल्पना कि लोग उस आईएसबीटी को देखने के लिए यहाँ ऐसे अनेक कार्य जहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अनेक मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक, चंपावत में अनेक मोटर कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ में महिला छात्रावास और आईटी लैब का भी कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारी
शीतकालीन यात्रा में मुखवा हासिल आए थे, तो उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया था कि आप लोग अपने जो एक कल्चर है ना देश में बड़ा, कि जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होगी, तो वो लोग पहले क्या करते थे, अपने बेटों की बेटियों का विवाह मंगल कार्य विदेशों में जाकर करते थे। 15-15 दिनों का 20-20 दिनों का पैकेज बनता था, बहुत रुपया खर्च होता था, विदेशों में चला जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने परिवार के बच्चों का मंगल कार्य करने के लिए विदेश जाने की बजाय सबसे अच्छा स्थान कोई है, देवों के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है, तो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने चूका क्षेत्र जो हमारा है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी संकल्प लिया। और इसी प्रोजेक्ट ये जो शाखा कॉरिडोर बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, इसके साथ साथ इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस पर भी हमारा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। चंपावत में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी असीम संभावनाएं हैं, इसके विकास के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आप सबने देखा, पहली बार राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता नेशनल गेम्स, उसमें हमारे इसी क्षेत्र में, इसी टनकपुर क्षेत्र में, बूंद क्षेत्र में यही नेशनल चैंपियनशिप की राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरे विश्व में रात में कहीं हुई, तो हमारे इसी चंपावत उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अंतिम दौर में है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे, तब तक यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया है कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मानसून सीजन के दौरान विषम परिस्थिति के बावजूद भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है। यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि सरकार के बेहतर प्रबंधन की वजह से ये सब हो पाया है। देखिए, इस बार की जो यात्रा रही, अगर आप ओवरऑल वैसे देखें तो लगभग 50 लाख का आंकड़ा तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। यद्यपि बीच में मानसून सत्र में, या जो मानसून का हमारा इस बार का सीजन रहा, वो लगातार बारिश रही और भारी बारिश रही, जिसकी वजह से कई जगह एक तो आपदाएँ भी आईं, दूसरे सड़कें भी बाधित हुईं, और मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस भी अच्छे से नहीं चल पाए। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर इस बार स्थापना दिवस को रजत जयंती पर्व के रूप में भव्य रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया है कि राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और विविध आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहे। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विकास के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा होगी। बाहर वालों को ताकि अंदर को पता चल जाए कि भाई फोटो खींचना मना है। गेट पर तो खींच सकते हैं। इसने जारी किया ना फोटो। नहीं, देखिए, 25 वर्ष उत्तराखंड के हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष का चूँकि ये समापन कार्यक्रम है, तो उसमें 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक का पूरा चार्ट बनाया गया है, और उसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बैठकें इसमें हुई हैं। उन्होंने इसमें भी निर्देश दिया है कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग, जो 25 वर्षों में राज्य का सफ़र है और जहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं, और आने वाले समय में 25 वर्षों में राज्य के विकास का रोड मैप क्या होगा, राज्य की दिशा क्या होगी, उसमें सभी का समन्वय किया जाए, सभी की सहभागिता की जाए, और उसी के अनुरूप फिर आगे इसमें बढ़ने के लिए उन्होंने कहा है। और इसी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है 3 और 4 तारीख को, और जो अलग अलग कार्यक्रम हैं वो राज्य के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देंगे और सभी लोग उसमें प्रतिभागी करेंगे।
बीजेपी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि देश भर में आयोजित होने वाले संसद खेल महोत्सव के साथ साथ उत्तराखंड में भी 27 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक संसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ देहरादून में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर प्रदेश की प्रतिभाओं को एक उचित मंच प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश भर की प्रतिभाशाली लोग भी शामिल होंगे, जिससे उत्तराखंड की युवा प्रतिभाएं निखर कर आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये घोषणा की थी कि सभी सांसद 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं कराएं। उस कड़ी में सब जगह प्रतियोगिताएं हो रही है। 29 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो मेरा नोडल जिला देहरादून होने के कारण देहरादून में जो खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को उसका शुभारंभ होगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे, ऐसी संभावना है। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को जिला स्तर पर निःशुल्क प्रशिक्षण देने की पहल की है। खेल विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है ताकि राज्य के अधिक से अधिक युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके। सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि बेहद सराहनीय कदम है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। यहाँ के युवाओं में सेना में भर्ती होने का गहरा उत्साह और रुझान है और सरकार की ये पहल न केवल युवाओं को अवसर देगी बल्कि प्रदेश के गौरवशाली सैन्य परंपरा को भी मजबूत करेगी। नए प्रवक्ताओं को आना चाहिए था। अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश, हमारा प्रदेश जहाँ देवभूमि है वहाँ वीरभूमि भी है। सेनाओं के प्रति, सेनाओं में भर्ती के प्रति यहाँ के युवकों का रुझान है, तो वो और अच्छा कर पाएं, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो सरकार का इसके लिए धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को जिला स्तर पर निःशुल्क प्रशिक्षण देने की पहल की है। खेल विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली हैं ताकि राज्य के अधिक से अधिक युवा सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर सके। अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राज्य सरकार ने इसको लेकर एक एसओपी भी तैयार कर दिया है। ये एसओपी खेल विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण भी उन छात्रों को दिया जाएगा जो अग्निवीर के थ्रू सेना में जाना चाह रहे हैं, और इसके लिए पूरी तैयारियां भी बाकायदा कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित भी विभाग को किया था और खेल विभाग ने पूरी तैयारी इसको लेकर की है। अब इन बच्चों की ट्रेनिंग भी खेल विभाग जो है वो निःशुल्क कराएगा। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि स्थायी निवासी होना इसमें बहुत ज़रूरी है, जो कि इन खेल विभाग से अपना प्रशिक्षण ले सकेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि हाई स्कूल में 45% मार्क्स होना अनिवार्य है और साथ ही शरीर पर किसी भी तरह का टैटू नहीं होना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो अब होती हुई नज़र आ रही हैं। विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं बच्चों में भी अब उत्साह नज़र आने लगा है, क्योंकि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ राज्य सरकार पूरी तरह से तत्परता के साथ खड़ी हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर 9 प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है। सूची में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और राजपुर विधायक खजान दास का नाम भी शामिल है। हालांकि इसे लेकर धर्मपुर और राजपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि पार्टी जिस भी रूप में उपयोग करेगी वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को मन छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि संगठन के निर्णय का सम्मान करते हुए पार्टी के हित में काम करना चाहिए। वहीं राजपुर से विधायक और प्रवक्ता खजान दास ने कहा है कि वो पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें संगठन ने कई अहम पदों पर बैठाया है। आगे उन्होंने कहा है कि वो जब भी मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर जाते थे, सिर्फ अपने विधानसभा के विकास पर ही चर्चा करते थे।
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है और यहाँ तक कि 2003 से लगातार मैं किसी न किसी पद पर हूँ, चाहे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ और चाहे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और चाहे 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ पार्टी का और प्रवक्ता के रूप में मैं 2021 से लगातार और अभी भी मुझे प्रवक्ता बनाया गया है और इसलिए और मंत्री भी बनाया है मेरी पार्टी ने, तो मैं पार्टी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और जो ज़िम्मेदारी दी गई है, उसकी मेरी कोशिश होगी कि मैं बखूबी उसको निभाऊँ। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मेरा उपयोग पार्टी किस रूप में करना चाहती है, मैंने तो पूर्णतया समर्पण दे रखा है और मेरा ये संकल्प है जीवन का कि पार्टी जिस रूप में भी रखेगी, एक कार्यकर्ता के रूप में भी रखी तो भी काम करेंगे। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अपना जितना भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, जितनी भी समझ है, उसके हिसाब से उसको निभाएंगे। कार्यकर्ताओं को मन छोटा नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कोई काम सौंपा है तो उस काम को पूरा करना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। घर का कूड़ा इधर उधर ना फेंके, इसके लिए घर घर से कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि उस कूड़े को क्या सही जगह पर डंप किया जाता है। हरिद्वार के रोशनाबाद में बरसाती नदी कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की है, जहां एक बरसाती नदी कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। ये नदी जो कभी बरसाती पानी के निकास की जीवन रेखा मानी जाती थी, लेकिन अब नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की लापरवाही की वजह से एक अवैध डंपिंग जोन बनकर रह गई है। देखिए, मैटर मेरी नॉलेज में लाया गया था। अभी हमने हाल ही में शिवालिक नगर पालिका की बैठक भी करी थी और उसमें ईओ को तत्काल डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपनी जो भी ट्रेंचिंग ग्राउंड है या फिर उनका जो भी वेस्ट साइट है उसका डेवलपमेंट के लिए कार्रवाई करें और जो टेम्परेरी बेसिस पे वो इधर उधर कचरा डाल रहे हैं उसको वहाँ से रिमूव करें। साथ ही वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चों को परेशानी रहती है उस क्रम में भी उनको डायरेक्शन दिए गए। शीघ्र इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और जैसी जहरीली चीजें खुलेआम पड़ी है, जिन्हें खाते हुए गौवंश साफ देखे जा सकते हैं। वैसे तो शासन प्रशासन गौ संरक्षण को लेकर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या जिला प्रशासन गहरी नींद में है, जो कई बार शिकायत के बाद भी नहीं जाग रहा। समस्या तो बहुत गंभीर है क्योंकि ये छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ 300 से अधिक छात्र छात्राएं हैं जो अध्ययनरत हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ तो ये खिलवाड़ है ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर स्टाफ भी है, लगातार यहाँ पर हम निरंतर कार्यरत हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ भी ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके रिगार्डिंग हमने कई जगह नगर पालिका, शिवालिक नगर और ये जो सिडकुल प्रबंधन है और इस बार हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ भी वार्ता की थी और उन्होंने हमें मतलब आश्वासन भी दिया था और उसके बाद उन्होंने कार्यवाही भी की। उन्होंने सिडकुल प्रबंधन और नगर पालिका शिवालिक नगर की मीटिंग लेते हुए एक अन्य स्थान इनको अलॉट किया था कि वो कूड़ा यहाँ न डाल करके वहाँ डालें। अब आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कूड़ा डालने वाले कर्मचारी अपने आप ही इस बात को कबूल कर रहे हैं कि यह कूड़ा किसके इशारे पर यहाँ डाला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि घरों से कूड़ा उठाने वाली संस्था जब 50 रुपए की धनराशि एक घर से वसूलती है तो उस कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं करती? क्यों उसको ऐसे नदी में खुले में डाल दिया जाता है? और उसके लिए हमें नगर पालिका की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1.5 महीने के बाद हम ये कूड़ा वहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ नहीं डलेगा। लेकिन आज भी 3 महीने हो चुके हैं और इस रिगार्डिंग कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी काम नहीं किया गया है। रोज अभी भी वो कूड़ा यहाँ डालते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो उसको वो जेसीबी से और पीछे कर देते हैं, लेकिन डालना बंद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो जैसे नगर पालिका से बात करो, वो कहते हैं ग्राम सभा वाले डाल रहे हैं, सिडकुल वाले डाल रहे हैं, वो एक दूसरे पे सभी डालते रहते हैं और हम तो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम किसके पास जाएं फाइनली, क्योंकि जितने भी इससे संबंधित जितने भी ऑफिसर्स हो सकते हैं या जितने भी इससे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे हम सबसे बात कर चुके हैं। वहीं पास में बना राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, जहां रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन आज
उनकी पढ़ाई दुर्गंध और गंदगी के बीच घुट रही है। संस्थान की प्रधानाचार्य कितनी ही बार विभागों के साथ पत्राचार कर चुकी हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड सरकार ने खनन चोरी पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में राज्य को नवीनतम राज्य खनन तत्परता सूचकांक में अपनी श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जिसमें प्रदेश को 100 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का पात्र भी माना गया है। उत्तराखंड सरकार ने खनन चोरी पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में राज्य को नवीनतम राज्य खनन तत्परता सूचकांक में अपनी श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जिसमें प्रदेश को 100 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का पात्र माना गया है। केंद्र सरकार के इस पत्र के बाद अब राज्य सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि उत्तराखंड राज्य में खनन को लेकर के जो पारदर्शी नीति अपनाई गई है, जिस पारदर्शी नीति के तहत खनन का कार्य हो रहा है, उससे आज उत्तराखंड राज्य का खनन मुख्य राजस्व का एक स्तंभ बन चुका है और ये इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा खनन की पारदर्शी नीति के लिए 100 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है, तो उनके आरोप अपने आप ही निराधार इसलिए साबित होते हैं क्योंकि प्रदेश के अंदर जो खनन का राजस्व पहले 100 करोड़ हुआ करता था, वो आज 1200 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से ये इस बात को प्रमाणित करता है कि खनन की चोरी रोकी गई होगी, अवैध खनन रोका गया होगा, इसलिए प्रदेश में खनन से राजस्व बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान जिस तरह से खनन के पट्टों में और खनन में जिस तरह से अवैध खनन होता था और उनके लोग इसमें शामिल होते थे, इसलिए उनको इस बात पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अब नदियों पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए 24 घंटे नाइट विजन ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी समय होने वाली खनन चोरी पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी। हालांकि इस फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी सरकार उसी के कैमरे, ऐसे में कैमरा बंद कर सरकार खुद चोरी करवाएगी। कितने कैमरे लगा लो, कैमरों को तभी चलाएंगे जब जिस समय चोरी नहीं हो रही होगी। जिस समय चोरी हो रही होगी वो कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। चोरी कौन करवा रहा है? सरकार तो चोरी करवा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, राजस्व कलेक्शन में हम सबसे आगे आ गए। अरे भैया, राजस्व कलेक्शन का काम नहीं है सरकार का, राजस्व कलेक्शन का काम होता है, लेकिन आप अवैज्ञानिक तरीके से पूरे राज्य की नदियों को जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो आपने लूट मचाई हुई है, तो आप राजस्व कलेक्शन पे बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा हमारा राजस्व कलेक्शन हो गया। तो आप कल से नृत्य करवाना शुरू करो, तो सड़कों पे खड़ा करके ग्लास हाउसेस बनाओ, जुए घर शुरू कर दो, उससे भी आपका पैसा कलेक्शन हो जाएगा। घर घर शराब बेचने का काम आपने शुरू करवाया था, सारे अनैतिक कार्य शुरू कर दो, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सरकार का काम पैसा इकट्ठा करने का है। भाई टैक्सेस जो वाजिब टैक्सेस हैं वो लीजिए, लेकिन राज्य में अवैज्ञानिक तरीके से, नॉन साइंटिफिक तरीके से आप खनन कराएंगे तो जो आपदाएं इस बार पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली आपको, कौन सी नदी ऐसी रही जिसमें बाढ़ नहीं आई? गंगा, यमुना, शारदा से लेकर तमाम सहायक नदियां, देहरादून की रिस्पना, देहरादून की बिंदाल, देहरादून की तमसा नदी, देहरादून की यमुना, देहरादून की सारी सौंग नदी, कौन सी ऐसी नदी रही? 11 जगह एक साथ बादल फटे देहरादून में, सहस्त्रधारा का तहस नहस हो गया। आपने टपकेश्वर मंदिर में देखा कि कितना बुरा हाल हुआ। आपने पूरे, कभी आप कल्पना कर सकते थे नंदा की चौकी का पुल प्रेमनगर में किस प्रकार से गिर गया? इतनी भयंकर आपदा क्यों आई? क्योंकि आपने अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया। आपको मालूम ही नहीं है कि पुल के नीचे खनन नहीं करना, आपको मालूम ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी पोकलैंड, इतने बड़े बड़े मशीनें लगा करके पूरे राज्य के अंदर जो आपने नदियों का तहस नहस किया है। तो खनन के लिए आप वो जो कैमरे लगाएंगे, वो कैमरे तो आपकी मर्जी से ही चलेंगे ना, ये जनता को दोगे तो कैमरे को चलाने को? जिस समय चोरी करोगे उस समय कैमरा बंद कर दोगे। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान को बेबुनियादी बताते हुए पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस विकास और पारदर्शिता के हर कदम पर राजनीति करती है। यह कोई पहली बार नहीं है कि दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने हैं।
आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।